प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के पिछले वीडियो में मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया और एडिशन रिएक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, अब जो अगली प्रकार की अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, आप ध्यान से सुनिए और इसे नोट कर लीजिएगा कि वे अभिक्रियाएँ जिसमें कोई यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव में अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे यौगिकों में क्या होता है, टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, अब ये बाह्य कारक क्या हो सकते हैं कि जैसे कि कोई यौगिक हमारे पास है, उसे हमने गर्म कर दिया, गर्म करने पर क्या हुआ, अपने छोटे छोटे यौगिकों में टूट गया। ठीक है, बाह्य कारक हो सकता है प्रकाश, जब कोई यौगिक होता है जिसे हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो वो भी अपने छोटे छोटे यौगिकों में या तत्वों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तीसरा कारक हो सकता है विद्युत। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे प्रभाव होते हैं, बाह्य कारक होते हैं जिनके प्रभाव में कोई यौगिक क्या होता है, टूटता रहता है। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो बाह्य कारकों के प्रभाव के आधार पर वियोजन अभिक्रियाओं को कई प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, उसमें पहला जो होता है उसको हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ कि जब किसी यौगिक को गर्म किया जाए, आप ध्यान से सुन के इसको नोट कीजिएगा कि जब किसी यौगिक को गर्म किया जाए और उसके बाद वो अपने छोटे छोटे यौगिकों में क्या हो जाए, टूट जाए, या अपने अवयवी तत्वों में क्या हो जाए, टूट जाए, तो इस अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये सॉलिड स्टेट में है, अगर इसको हम क्या करें, गर्म कर दें, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसी प्रकार से बहुत सारे यौगिक होते हैं जो ऊष्मा के प्रभाव में छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे एक और यौगिक मैं बताता हूँ, ये आयरन सल्फेट है FeSO4। ठीक है, आयरन सल्फेट, अगर आयरन सल्फेट को गर्म किया जाए, ठीक है, तो ये बन जाता है आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, प्लस SO3, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस है। ठीक है, एक सल्फर डाई है और एक सल्फर ट्राईऑक्साइड है। अब इसको थोड़ा सा हमको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिख दिए, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ऊष्मा के प्रभाव में जो आयरन सल्फेट है या फेरस सल्फेट है, जब उसको गर्म किया गया तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में टूट गया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला जो वियोजन होता है वो होता है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, इसको हम कहते हैं फोटोलिसिस, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब क्या है, देखिए कि जब कोई यौगिक रहता है सूर्य के प्रभाव में, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में आ करके क्या होता है, टूट जाता है अपने तत्वों में या अपने छोटे छोटे यौगिकों में, तो इस अभिक्रिया को हम प्रकाशीय वियोजन या फोटोलिसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे एक कंपाउंड होता है सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये है आपका सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में, देखिए HNu जो होता है ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को रिप्रेजेंट करने के लिए हम HNu का यूज करते हैं। H होता है प्लैंक कांस्टेंट, इसको कहा जाता है। न्यू जो होता है ये क्या होता है, प्रकाश की आवृत्ति होती है, फोटॉन। ठीक है, तो AgCl है, तो ये Ag, ठीक है, सिल्वर में और क्लोरीन में, गैस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रकार की अभिक्रिया जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। इस अभिक्रिया का जो ये पर्टिकुलर अभिक्रिया मैंने लिखी हुई है सिल्वर 2 AgCl और सूर्य के प्रकाश में और सिल्वर और ये क्लोरीन में, इसका उपयोग हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। जैसे आज के डेट में तो कंप्यूटर आ गए हैं, कंप्यूटर से हम क्या करते हैं, सीधे जो है डिजिटल फ़ोटो निकलवा लेते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था,
पहले एक रील होती थी, एक निगेटिव होता था जिसको फ़ोटो खींचा जाता था, ठीक है, और फिर उस निगेटिव को डार्क रूम में खोलते थे, ठीक है, तो वहाँ पे इस अभिक्रिया का यूज किया जाता था। तो वो जो निगेटिव होता था उस पर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का क्या होता था, लेप होता था। अगर उसे हम सूर्य के प्रकाश में खोल देते थे तो वो निगेटिव ख़राब हो जाता था, तो इसीलिए उसको हमेशा डार्क रूम में खोला जाता है। आज भी एक्सरे होता है तो एक्सरे प्लेट को हमेशा क्या करते हैं, डार्क रूम के अंदर जा कर के खोलते हैं। अदरवाइज सूर्य के प्रभाव में वो क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड चाहे सिल्वर ब्रोमाइड रहेगा वो अपघटित हो जाएगा, ठीक है, और वो निगेटिव फिल्म क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये प्रकाशीय वियोजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगली अभिक्रिया आती है वो होता है विद्युत अपघटन। क्या होता है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि जब किसी यौगिक के जलीय विलयन या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने अवयवी तत्वों में क्या होता है, टूट जाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। जब किसी, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जब किसी यौगिक के जलीय विलयन या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वह अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन की अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब जो है देखिए कि ये विद्युत अपघटन है क्या, ठीक है। एक आध दो कंपाउंड हम लेते हैं और उस कंपाउंड का विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है। तो विद्युत अपघटन पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि विद्युत अपघटन कैसे किया जाता है, ठीक है। विद्युत अपघटन में हमेशा जो है डीसी सोर्स का, डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं, मतलब जो बैटरी या सेल से जो विद्युत धारा हमें मिलती है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब भी हम कोई बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो प्लस होता है बैटरी में, उसे कहा जाता है एनोड, ठीक है, और जो माइनस होता है उसे क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। देखिए विद्युत अपघटन का जो बर्तन होता है इसको विद्युत अपघटनी बर्तन कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है, ठीक है। इसमें दो प्लेट लगी होती है, ठीक है। एक प्लेट को हम क्या करते हैं, बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं, दूसरे प्लेट को क्या करते हैं, बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं। तो जो प्लस से जोड़ते हैं इसको कहा जाता है एनोड, क्या बोलते हैं, एनोड। और जिसे माइनस से जोड़ा जाता है उसको कहा जाता है कैथोड, ठीक है। ये भी चीज़ें साथ के साथ जाननी जरूरी होती है। तो जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो देखिए H2O ये क्या है, जल है, ठीक है। और जल क्या होता है, लिक्विड होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन करेंगे तो ये अपने अवयवी तत्वों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, 2H2 प्लस O2, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। H2O हो गया 2H2O प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो होता है जनरली इसकी प्रकृति जो है, अगर एक आध दो के इसको छोड़ दिया जाए तो इसकी प्रकृति जो होती है वो विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है, विद्युत धनात्मक। ये विद्युत धनात्मक व्यवहार क्या करता है, शो करता है, ठीक है। तो चूंकि ये विद्युत धनात्मक प्रभाव शो करता है तो ये प्लस किस पे जाएगा, ठीक है, प्लस कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो प्लस हमेशा माइनस की तरफ आकर्षित होता है, तो हमें कैथोड पर क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ये कैथोड पे चला जाएगा। और ऑक्सीजन की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है तो माइनस किधर जाएगा, एनोड पर, तो ये कहाँ पे चला जाता है, एनोड पर चला जाता है, ठीक है। समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl,
ठीक है, जो खाने वाला नमक होता है, जिस नमक को हम क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है, उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। अब इसके जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं बताना आपको चाहूँगा कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल विद्युत का हमेशा क्या होता है, कुचालक होता है। शुद्ध जल में जो 100% प्योर वाटर होगा, डिस्टिल वाटर होगा, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। इसलिए जल को, ठीक है, पहले थोड़ा सा अम्लीय करना पड़ता है या थोड़ा सा क्षारीय करना पड़ता है। मतलब उसमें अम्ल की थोड़ी मात्रा डाल देते हैं या क्षार की थोड़ी सी मात्रा डाल देंगे, तभी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो पाएगा। क्योंकि विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा आवेशों का प्रवाह होता है, और जब जल के अंदर कोई आवेश रहेगा नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। इसीलिए उसे थोड़ी मात्रा में क्या करना पड़ता है, आवेशित करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे देखिए NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन हम करते हैं, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा, NaCl है, ठीक है, NaCl, ठीक है, जलीय विलयन हो गया, Aq का मतलब हो गया जलीय विलयन। तो जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, तो सोडियम जो होगा, ठीक है, और क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करेंगे, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा सोडियम और ये मिल जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन गैस मिल जाएगी, ठीक है। अब जो सोडियम होता है, चूंकि सोडियम विद्युत धनात्मक है, तो ये कहाँ पे मिलेगा हमको, ऋण वाले पे, निगेटिव वाले प्लेट पे मिलेगा, यानी कि ये कैथोड पे मिलेगा, ठीक है, कैथोड पर, ठीक। और क्लोरीन चूंकि विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए कहाँ पे मिलेगा, एनोड पर। आ रही बात समझ में, सोडियम कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पर, और क्लोरीन कहाँ पे मिलेगा, एनोड पर मिलेगा, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये तो हमने विद्युत अपघटन करा दिया, सोडियम मिला कैथोड पर और क्लोरीन मिला कहाँ पे, एनोड पर। लेकिन आप जानते हैं कि सोडियम क्या है, सोडियम जो है बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ये पानी के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, रिएक्शन करता है। और आपने सुना होगा कि कहते हैं कि सोडियम पानी में क्या करता है, आग लगा देता है, ठीक है। अब होता क्या है, अब देखिए ये हमको कैथोड पे तो मिल गया और ये एनोड पे मिल गया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि कैथोड पर, ठीक है, चूंकि ये जलीय विलयन है, ठीक है, जलीय विलयन मतलब इसको पानी में घोल के हमने सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला हुआ है। अब कैथोड पर क्या होता है, ये Na जाता है तो जो कैथोड पे पानी रहता है, H2O रहता है, ठीक है, इससे ये रिएक्शन करता है तो NaOH बना देता है और हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है, ठीक है। 2Na + 2H2O गिव्स 2NaOH + H2, ठीक है। ये सोडियम, ये जल है, ये जो होता है इसको कहते हैं हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। और सोडियम हाइड्रॉक्साइड हुआ और ये हाइड्रोजन गैस मिली हमको, ठीक है। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का अपघटन, विद्युत अपघटन करते हैं, तो अब याद ध्यान रखिएगा कि कैथोड पर जो है ये जो सोडियम मिलता है हमें, ये जल से रिएक्शन करता है और वहाँ पे हमको सोडियम हाइड्रॉक्साइड देता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये रिएक्शन होता है और एनोड पर क्या होता है, क्लोरीन गैस मिलती है। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड को गला करके इसके गलित अवस्था में, जैसे सोडियम क्लोराइड है उसको पिघली हुई अवस्था में है, मतलब उसमें जल नहीं है, ठीक है, उसको इतना गर्म कर दिया जाए कि वो पिघल जाए, ठीक है। अगर इसकी पिघली हुई अवस्था में हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस अगर करते हैं, ठीक है, तो ये जो है सोडियम मिलेगा कहाँ पे, सोडियम चूँकि प्लस है तो ये मिल जाएगा आपको कैथोड पर, और इसके साथ क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड पर, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो है विद्युत अपघटन की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको विद्युत अपघटन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले तरह की जो अभिक्रिया होती है उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन।
तो जैसा कि नाम है विस्थापन, तो विस्थापन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें ज़्यादा क्रियाशील तत्व जो होता है अपने से कम क्रियाशील, ठीक है, तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन में से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रियाओं की परिभाषा क्या होती है कि वे अभिक्रियाएं कि जिनमें ज़्यादा क्रियाशील यौगिक अपने से कम क्रियाशील यौगिक को उसके लवण के जलीय विलयन में से क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है या विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। उसमें पहली अभिक्रिया जिसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व से क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो ये एकल विस्थापन होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर हम दो यौगिक लेते हैं और दोनों के जलीय विलयन का रिएक्शन कराते हैं, उस अभिक्रिया में, ठीक है, पहले यौगिक का आयन दूसरे यौगिक के आयन के साथ जुड़ जाता है और दूसरे यौगिक का आयन क्या होता है, पहले यौगिक के आयन से जुड़ जाता है। मतलब उनके आयन, ठीक है, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, विनिमय हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया की। अब देखिए, समझिएगा इसको कि आयरन है, ये क्या है, आयरन। ठीक है, आयरन जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से, जलीय विलयन से अगर रिएक्शन करता है, ठीक है, आयरन है, ये क्या है, आयरन। ठीक, और ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। ठीक, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से अगर ये रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये करता क्या है कि आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, ये जो आयरन तत्व होता है ये कॉपर से क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो ये इस विलयन में से कॉपर को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, मतलब यहाँ से इसको हटा देगा और स्वयं जो है कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर को क्या करता है, विमुक्त कर देता है। ठीक है, कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये आयरन हो गया। अब देखिए कॉपर सल्फेट जो होता है इसका कलर होता है नीला, क्या होता है, नीला, और ये जो होता है इसका कलर होता है हल्का हरा। ठीक है, या कह सकते हैं नीला हरा होता है। ठीक, ये आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए कि आयरन क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे चूंकि केवल एक आयन विस्थापित हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है कि दो यौगिक रहते हैं और उनके आयन आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, अदल बदल हो जाते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे Na2SO4 है। ठीक है, Na2SO4 का हम जलीय विलयन लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है सोडियम सल्फेट। क्या होता है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट का अगर हम बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ये हो गया बेरियम क्लोराइड। ठीक है, और जब इसका रिएक्शन होता है तो ये बन जाता है बेरियम सल्फेट। ठीक है, और बेरियम सल्फेट और प्लस बन जाएगा 2NaCl। ठीक है, तो इसका जलीय विलयन प्राप्त होता है, ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वही जो खाने वाला नमक है वही सोडियम क्लोराइड होता है। और बेरियम सल्फेट जो होता है ये सफ़ेद अवक्षेप होता है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये सफ़ेद अवक्षेप, जैसे मैंने आपको बताया था एक दिन, सफ़ेद अवक्षेप जैसे दूध में, ठीक है, अगर हम क्या करें, नींबू को निचोड़ दें, ठीक है, तो उससे पनीर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उसी तरह से सफ़ेद रंग का बेरियम सल्फेट बनता है सॉलिड स्टेट में,
और ये नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया होती है। अब इस अभिक्रिया में देखिएगा आप, ठीक है, ये जो क्लोरीन था, क्लोरीन किसके साथ आ गया, सोडियम के साथ, और सल्फेट था, सल्फेट किसके साथ चला गया, बेरियम के साथ। मतलब कि दोनों यौगिकों में, ठीक है, आयन क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, मतलब इसकी टोपी उसके सर, ठीक है। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है इसको हम कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि अपघटन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई हुआ है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि वह वे अभिक्रियाएँ जिनमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि वे अभिक्रियाएँ जिसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसके लवण के जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया, कि जिसमें जो है केवल एक आयन प्रतिस्थापित होता है, और दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया, जिनमें क्या होता है कि दो यौगिक रहते हैं और दोनों के आयन आपस में क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगले तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। समझिएगा, आप वीडियो को देख करके उनको ध्यान से समझना चाहिए। जो समझने वाली चीज़ है, जो लिखने वाली चीज़ है, वीडियो पॉज करके आप उसको नोट कर लिया करिए। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका नोट्स जो है उसका लिंक उस कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। नोट्स डाल दूंगा, आप वहाँ से उससे अब नोट्स बना सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ठीक है। इनको कहा जाता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, एक है ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, और दूसरी है ऊष्मा शोषी, ठीक है, इसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ध्यान से सुनिए, इसको नोट कर लीजिए कि वे अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे गांव में कभी घर में चूना लगता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था रासायनिक अभिक्रियाओं के, कि हम चूना पत्थर लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और उसको जब पानी में हम घोलते हैं तो पानी में घोलने पर क्या होता है, वो उबलने लगता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, ठीक है। तो वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है या निकलती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे वही एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ ऊष्माक्षेपी का, कि CaO, ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का हम जल के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये बना देगा CaOH होल ट्वाइस, अब प्लस ऊष्मा इसमें क्या होगी, निकलेगी। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको चूने का पानी या स्लैग्ड लाइम या बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जैसे हम क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं ना, ठीक है, कोयला जब जलाते हैं तो उससे भी ऊष्मा निकलती है, ठीक है। उसका उपयोग हम क्या करते हैं, एक ईंधन की तरह से किया जाता है। जैसे कार्बन है, ठीक है, ये कोल है, सॉलिड स्टेट में रहता है कोल, कार्बन, ठीक है। कोयला जो होता है उसमें मैक्सिमम कार्बन ही होता है, और जब वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, वायु का मतलब क्या हुआ, उसमें ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन गैस जलने में क्या करती है, खुद नहीं जलती लेकिन जलने में सहायता करती है।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ फिर क्या होता है, हीट जो है या ऊष्मा, हीट का मतलब हुआ ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा क्या होती है, यहाँ से निकलती है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। अब एक दैनिक जीवन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं श्वसन, ठीक है। इसको कहा जाता है रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन, श्वसन का मतलब क्या होता है, सांस लेना। जो हम सांस लेते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन। अब सांस लेना क्यों जरूरी होता है, जीवित रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। आदमी मरता कब है, जब उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। तो आखिर सांस लेना क्यों जरूरी है, कभी आपने ये सोचा, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण, एक रासायनिक कारण होता है, ठीक है। अब वो कारण क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग, आइए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी हमको मिलती है, उससे ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब वो ग्लूकोज हमें क्या करता है, काम करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ठीक है। यही जो है ऊर्जा हमें प्रदान करता है। जब गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाता है, हम थका हुआ महसूस करते हैं, तो ग्लूकॉन डी पीते हैं ना, तो वो क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। अब जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में आप जानते हैं कौन सी गैस आवश्यक होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस हम क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक। ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं ना, ठीक है। और प्लस जल बनता है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। अब प्लस जो है ऊर्जा निकलती है, या कह सकते हैं ऊष्मा निकलती है, जिससे हमारे शरीर का एक टेम्परेचर मिनिमम बना रहता है और हम जीवित रहते हैं, ठीक है। तो यही ऊर्जा जो है हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। ये ग्लूकोज हो गया, ये 6O2 6CO2 और 6H2O, रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब बताइए, ये समझ में आ रहा है क्या है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो कभी कभी बोर्ड परीक्षा में से प्रश्न पूछे जाते हैं कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि श्वसन की जो अभिक्रिया है वो क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो लिख देंगे कि हाँ, श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो हमारा रक्त होता है उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज पाया जाता है। जब हम श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, कि जो हमारे जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें निकल जाता है, जल बनता है और ऊर्जा निकलती है। और इसी ऊर्जा से हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अगले तरह की जो अभिक्रिया होती है वो होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उनको हम ऊष्मा शोषी कहते हैं, ठीक है। जैसे ऊष्मा शोषी का एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जांपल आप देख लीजिए कि नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है। ये नाइट्रोजन है, गैस है, ये ऑक्सीजन है, ये भी गैस है। तो ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें जो है ऊष्मा जो है अवशोषित होती है। इस अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जिसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, ठीक है। उसी तरीके से कार्बन है, ठीक है, ये क्या हो गया, कार्बन, और ये सल्फर से रिएक्शन करता है। ये क्या है, सल्फर है, ठीक है। तो सल्फर से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कार्बन डाइसल्फाइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइसल्फाइड। और इसमें क्या होता है, इसमें भी ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है। इसमें भी ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है।
हमारे दैनिक जीवन में जो हम देखते हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, ठीक है, पेड़ पौधों में, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, अब बात आती है कैसे कह देंगे कि प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो देखिए कैसे कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ठीक है, तो आप सब लोग पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पढ़े होंगे ना, तो कौन बताएगा? चलिए बता देते हैं, फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता क्या है कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के सहयोग से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। मतलब पौधों के जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में होता क्या है, देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं वो कौन सी गैस लेते हैं दिन में? जब वो श्वसन करते हैं हमारा बिल्कुल उल्टा होता है, वो CO2 गैस लेते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सिंचाई तो करनी पड़ती है, मतलब जल भी होता है। ठीक है, तो ये बनाता है आपका ग्लूकोज। ठीक है, ये बना देता है आपका अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि दो चीज़ें हैं। एक है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत क्यों पड़ती है? तो सूर्य का प्रकाश जो होता है ये पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए, ठीक है, आवश्यक गर्मी, आवश्यक ऊष्मा क्या करता है? प्रदान करता है। तो ये सूर्य का प्रकाश है, ये पेड़ पौधों को क्या करता है? वो गर्मी प्रदान करेगा, वो ऊष्मा प्रदान करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि पेड़ पौधे सूर्य की जो गर्मी होती है उसे अवशोषित करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश तेज होता है तो अपना भोजन बनाते हैं। उस भोजन बनाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चल रहा है? चूंकि सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की जो ऊष्मा होती है ये अपना भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है ये क्या होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये हो गया ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली तरह की अभिक्रियाएं होती हैं वो होती हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षाओं में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, मतलब इसको कहा जाता है, इंग्लिश की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कहीं कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।